हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे ही होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। कल के वीडियो में हम लोगों ने देखा था बैंकों का राष्ट्रीयकरण। उम्मीद करता हूँ कि वो वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि कोई भी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिले। जो लोग कल का वीडियो ना देखे हों, उसकी लिंक आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, आप सब देख सकते हैं। और आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग बात करने वाले हैं बैंकों के विलय के बारे में। देखिए, कल जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हम लोग देख रहे थे तो लास्ट में हमने बात की थी कि नेक्स्ट चैप्टर आप लोगों का जो मैं लेके आऊंगा वह बैंकों का विलय ही होगा। तो इस वजह से मैंने इस चैप्टर को पूरी तरह से समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो भी आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। आइए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं चैप्टर का नाम क्या है। वह बैंकों का विलय, मतलब एक बैंक को दूसरे बैंक में क्या करना, मिलाना। अब हम लोग इसी पर क्या करेंगे, बेसिक पॉइंट से स्टार्ट करेंगे और स्टैंडर्ड लेवल तक बातें करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वीडियो में क्या क्या होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बैंकों का विलय, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि विलय किया क्यों जा रहा है, इसके कारण क्या है, और जो बैंकों का विलय हो चुका है उससे आम जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये भी हम लोग देखने वाले हैं। इससे क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी, सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं कि अगर एक बैंक का अगली बैंक में विलय किया जाता है तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या लाभ होगा, क्या हानियां होंगी, अर्थव्यवस्था में कितना सहायक होगा। काफी सारी चीजें ऐसी होती हैं जो केवल सहायक नहीं होती, उनसे कुछ हानियां भी होती हैं। तो क्या इससे भी कुछ हानि है इंडियन इकोनॉमी को, तो सारी चीजें हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे बड़ा पॉइंट निकल के आता है कि इसमें जो विलय होता है उससे ग्राहकों पर क्या असर पड़ेगा। ग्राहकों को क्या अपना अकाउंट नंबर चेंज करवाना पड़ेगा, या IFSC कोड चेंज करना पड़ेगा, या फिर चेकबुक वगैरह। तो सारी चीजें हम लोग आज कंफ्यूजन दूर करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आएगा। देखिए, उसके बाद हम लोग लास्ट में देखेंगे कि कितनी बार बैंकों का क्या हुआ है, विलय हुआ है, और प्रेजेंट टाइम में कुल कितनी राष्ट्रीयकृत बैंकें बची हैं हमारी, जो सरकारी बैंकें कहलाती हैं। एक एक पॉइंट बहुत ही बेसिक तरीके से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं कि बैंकों का विलय क्या है। देखिए, आप सबको पता है कि भारत में कई छोटी छोटी बैंकें हैं। बहुत बेसिक लेवल से समझने की कोशिश करेंगे, कोई इकोनॉमिक लैंग्वेज यूज नहीं करेंगे। देखिए, भारत में कई छोटी बड़ी बैंकें हैं, आप सब जानते हैं, और वो अपनी स्थिति के अनुसार, अपने संसाधनों के अनुरूप वह क्या करती हैं, कार्य करती हैं। और बैंकों का प्रमुख कार्य क्या है कि कस्टमर द्वारा डिपॉजिट करना, जमा करना पैसा अपने पास, और जिसे आवश्यकता है उसे लोन प्रोवाइड करना। और इन्हीं दो कार्यों के बीच में वो क्या करती हैं, अपने आप में पैसे की क्या करती हैं, वो कमाई करती हैं। कैसे करती हैं, मान लीजिए कि आपने क्या किया कि आपने 10,000 रुपए वहां जमा किया बैंक में, और आपको मिल रहा है इंटरेस्ट एग्जाम्पल के तौर पर 4% का। लेकिन वही 10,000 रुपए क्या बैंक पैसा अपने पास थोड़ी रखती है, वो अगले व्यक्ति को देगी। ठीक, तो जब वह पैसा वह अगले व्यक्ति को लोन के रूप में देगी तो आपसे तो 4% आपको दे रही है, वह खुद आपको 4% दे रही है, लेकिन जिसे वह लोन पर देगी उससे वह क्या करेगी, उससे 10% लेगी। तो उसका जो 4% बचा वही उसका क्या है, बैंक का प्रॉफिट है। तो बैंकों का विलय इसी से रिलेटेड चीजें हैं, हम लोग बात करेंगे कि एक बैंक का किसी दूसरी बड़ी बैंक में क्या करना, विलय कर देना, बैंकों का विलय कहलाता है। और आर्थिक आवश्यकताओं के अनुरूप, और यह विलय किसके द्वारा किया जाता है, तो वह भारत सरकार द्वारा किया जाता है। ये हमेशा आप लोग याद रखेंगे, स्टेट गवर्नमेंट इसे नहीं कर सकती। सेंट्रल गवर्नमेंट, जो भारत का क्या है, गवर्नमेंट है, सरकार है, जो सत्ता प्रेजेंट टाइम में क्या है, सत्ता पर है जो पार्टी, वही कर सकती है। तो इस तरह से बैंकों के विलय के लिए सबसे पहले क्या होता है कि कैबिनेट में क्या होता है, एक तरह से मीटिंग बुलाई जाती है प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, तो उसमें वित्त मंत्री भी होते हैं। तो इस तरह से कई कैबिनेटों को मिलाकर क्या किया जाता है कि विलय का प्रस्ताव पारित किया जाता है। चलिए हम आप लोगों को करंट से जोड़ते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि नरेंद्र मोदी की सरकार में कितनी बार विलय हुआ। आप सबको पता है कि 2014 में बीजेपी का बहुमत आया था, उसके बाद से ही प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी हुई है। और आज तक, जो आज का टाइम में जो वीडियो शूट कर रहा हूं, 2021 स्टार्ट हो गया तो अभी तक उनकी सरकार है। तो इसमें उन्होंने 3 बार बैंकों का विलय किया है। कौन कौन से समय में किया था, तो सबसे पहले मोदी सरकार में जो विलय हुआ वह हुआ था 2017 में, 1 अप्रैल 2017 में। ठीक,
उसमें क्या हुआ था कि एसबीआई में 6 बैंकों का विलय किया गया था। चीजें याद रखेंगे, मैं लिखवाऊंगा भी। एसबीआई में 6 बैंकों का विलय हुआ 2017 में, ठीक है। फिर उसके बाद होता है 2019 में। 2019 में बैंक ऑफ बड़ौदा में 2 बैंकों का विलय किया गया। तो वो जो 2 बैंकें थी उन दोनों को मिलाकर और बैंक ऑफ बड़ौदा को मिलाकर एक बैंक बनाई गई जो बैंक ऑफ बड़ौदा के नाम से जानी गई। और देखिए, जब 2017 में स्टेट बैंक में 6 बैंकें मिलाई गई थी, उनका मर्ज किया गया था, तो उसका नाम भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया। अब बात निकल के आती है कि जिन बैंकों का विलय हुआ वो अपना नाम चेंज कर सकती हैं अथवा नहीं। तो जी हाँ, यह प्रावधान दिया गया है कि अगर बैंकों का विलय किसी अन्य बैंक में होता है तो उसका कोई एक नाम रख सकते हैं अथवा वह अपना पुराना नाम भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि 2017 में एसबीआई और 2019 में बैंक ऑफ बड़ौदा ने किया कि इन्होंने अपना नाम नहीं चेंज किया। अब बात करेंगे कि 2020 में कितनी बैंकों का विलय हुआ। तो 2020 में कुल 10 बैंकों का विलय किया गया और उन 10 बैंकों को मिलाकर 4 बड़ी बैंकें बनाई गई। तो इस तरह से प्रेजेंट टाइम में हमारे भारत में कुल 12 सरकारी बैंकें हैं जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, राष्ट्रीयकृत बैंकें। उम्मीद करता हूं इसका जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से लेकर अभी तक चीजें आप लोगों की क्लियर हो गई होंगी। अब मैं बात करूंगा कि सबसे पहला विलय कब हुआ था। तो सबसे पहला विलय देखिए, पहले राष्ट्रीयकरण हम लोग कल के वीडियो में देखे थे, थोड़ा रिवीजन करते हैं कि 1969 में पहला राष्ट्रीयकरण हुआ इंदिरा गांधी की सरकार में कुल 14 बैंकों का। उसके बाद 1980 में विलय राष्ट्रीयकरण किया गया और वह कब किया, कितनी बैंकों का हुआ, 6 बैंकों का। तो टोटल 20 बैंकें हो गई थी। आगे चलकर 2017 तक कुल 27 राष्ट्रीयकृत बैंकें हो गई थी। तो उनमें कमी करते हुए, एक दूसरे में मर्ज करते हुए बैंकें कम की गई। अब बात आती है कि बैंकों को कम करने का कारण क्या है। इससे क्या होगा कि जो एक बैंक होगी उसमें क्या होगी, वैज्ञानिक प्रयोग भी हो सकता है, नई चीजों की खोज हो सकती है और जो कस्टमर होंगे उन्हें सही तरीके से लोन प्रोवाइड किया जा सकेगा। और जो एक सबसे बड़ी समस्या है एनपीए की, जिसे हम लोग बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, मतलब ऐसी संपत्ति जो कार्य में नहीं है। इसका शाब्दिक अर्थ बैंकों से लगाया जाता है जो लोन जनता को प्रोवाइड किया गया है सरकार द्वारा। बैंकों द्वारा जो लोन आम जनता को प्रोवाइड किया गया है उसे हम लोग बोलते हैं एनपीए। क्वेश्चन बनता है यहां से, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो इसकी क्या होती है कि डूबने की शंका बनी रहती है। काफी सारी बैंकें छोटी ऐसी होती हैं कि लोन तो प्रोवाइड कर देती हैं बट उनका क्या होता है, भरपाई नहीं हो पाती है। तो उसकी भी समस्या दूर हो सकती है अगर बैंकों का क्या कर दिया जाएगा, विलय कर दिया गया। तो इससे जो बड़ी बैंक बनेगी तो वह क्या करेगी कि लोन का वसूल भी कर सकती है सही तरीके से। तो इस तरह से एनपीए की समस्या भी दूर की जा सकती है। एनपीए है क्या, मैंने आप लोगों को बताया कि ऐसा लोन जो डूबने की कगार पर है उसे हम लोग एनपीए बोलते हैं। तो सारी चीजें क्लियर हो गई। आइए हम लोग एकदम बेसिक लेवल से लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि बैंकों के विलय का कारण क्या है, फिर उसके बाद देखेंगे कि उससे लाभ क्या होगा, उससे हानियां क्या होंगी, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसका प्रभाव क्या पड़ेगा आम जनता पर। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि जो 3 बार बैंकों का क्या किया गया है, विलय किया गया है। 2017 में कितनी बैंकों का किया गया, अभी मैंने बताया स्टेट बैंक में 6 बैंक। 2019 में बड़ौदा में कितनी बैंकें, 2 बैंकें। उसके बाद 2020 में जितनी बैंकें हुई, यहां से क्वेश्चन बनेगा कि किस बैंक का विलय किस बैंक में हुआ, तो वो सब हम लोग देखने वाले हैं, एक एक पॉइंट करके लिखेंगे। आइए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या देखने वाले हैं कि विलय का जो क्या है कारण है, उस कारण को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए विलय करने का सबसे बड़ा जो रीजन है, अगर उसे हम लोग देखने की कोशिश करें तो उससे बेटर होगा कि हम लोग लाभ देख लें। ठीक है, कि बैंकों का लाभ क्या है विलय करने से। तो सबसे पहले लाभ देखेंगे, फिर हानि, फिर प्रभाव। कारण वही है कि बैंकों की शाखाएं ज्यादा थी, उनमें कमी करने के लिए, जिससे कि सरकार पर या बैंकों पर आम जनता का क्या हो सके, पूरी तरह से भरोसा बन सके, बिलीव हो सके कि हाँ बैंक डूबने वाली नहीं है। हानियों में भी हम लोग देखेंगे, काफी सारी चीजें भी मैं आप लोगों को ऐसी ऐसी बताऊंगा कि आप लोग सुनकर भी आश्चर्यचकित होंगे कि सच में क्या ऐसा होगा क्या। बैंकें जो विलय हुई हैं 2020 तक, उससे क्या क्या इफेक्ट पड़ा है। काफी सारे लोगों को तो पता चल गया होगा जो बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, लेकिन जो नहीं जुड़े हैं, जो जैसे स्टूडेंट हैं, हम आप हैं, तो हम आप उतना ही चीज पढ़ने की कोशिश करते हैं जो एग्जाम में आए। लेकिन आज मैं उससे जोड़ के आप लोगों के आम जीवन में भी चीजों को बताने की कोशिश करूंगा, कैसे कैसे प्रभाव पड़ा है। आइए सबसे पहले देखेंगे बैंकों के विलय से लाभ क्या हुआ, एक एक पॉइंट समझेंगे
चीजें बहुत इजी वे में क्लियर होने वाली हैं आपकी। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। पहला लाभ यह है जो मैंने अभी बताया कि बैंकों की स्थिति मजबूत होगी। क्या होगा? बैंकों की स्थिति मजबूत होगी। जब कई सारी बैंकें मिलाकर एक बैंक बनाई जाएगी तो इससे उनकी स्थिति क्या होगी? मजबूत होगी। दूसरा पॉइंट हम लोग देखें अगर तो क्या है? बैंकों की अगर स्थिति मजबूत हुई, दूसरा पॉइंट इसी से जोड़ेंगे कि इससे आम जनता को सस्ता ऋण मिल सकेगा। सस्ता ऋण प्रदान कर सकेगी कौन? बैंकें। ठीक, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है? परिचालन लागत कम होगी। परिचालन लागत कम होगी। परिचालन लागत से आशय उस कास्ट से है जो उसे चलाने में लगता है। बैंक को क्या करने में, रनिंग करने में जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उनमें ऑटोमेटिक क्या होगा? कमी होगी। क्यों? क्योंकि बैंकों का जब विलय कर दिया जाएगा तो एक बैंक का पूरी तरह से अस्तित्व खत्म हो जाएगा, वह बड़ी बैंक के ब्रांच के रूप में कार्य करेगी। तो इस तरह से क्या होगा कि उसमें परिचालन लागत की कमी आएगी। तीसरे पॉइंट को हम लोगों ने देखा। बात करेंगे चौथे पॉइंट को। वह क्या है? नई तकनीकी तथा विशेषज्ञता प्राप्त हो सकती है। क्या? नई तकनीकी तथा विशेषज्ञता प्राप्त हो सकती है। देखिए आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि मैंने डायरेक्ट लाभ से क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि बेसिक चीजें मैंने आप लोगों को क्या मौखिक रूप में बता दी कि बैंकों का विलय है क्या, क्यों किया जाता है। उसके बाद ही हम लोग लाभ, हानि तथा इसके प्रभाव को देखेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। बेसिक चीज बताने की जितनी जरूरत थी मैंने आप लोगों को पूरी बताने की कोशिश की। ठीक, आइए बात करते हैं पांचवें पॉइंट के बारे में। देखिए चौथे पॉइंट को मैंने एक्सप्लेन नहीं किया। क्यों? क्योंकि आप सब जानते हैं कि नई तकनीकी तथा विशेषज्ञता प्राप्त हो सकती है। इससे क्या होगा? देखिए शोध कहाँ होता है? जहां कई सारे लोगों का क्या होता है? विचार मिलाया जाता है। तो जब कई बैंकों का मर्ज किया जाएगा तो काफी सारे अधिकारीगण या कर्मचारीगण ऐसे होंगे जिनमें नई नई चीजें खोजने की क्या होगी? उत्सुकता होगी, आपस में मिलेंगे। जब देखिए क्या होता है, जब प्रेशर क्या होता है? बढ़ता है, तभी नई चीजें खोजने का क्या होता है? जरूरत पड़ती है। मतलब आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो जब कई सारे लोग मिलेंगे, बैंकों पर प्रेशर भी बढ़ेगा और एम्प्लॉइज भी ज्यादा होंगे, तो वो क्या सोचेंगे कि कुछ वैज्ञानिक तरीका खोजा जाए। तो इस तरह से नई तकनीकी तथा विशेषज्ञता भी प्राप्त हो सकती है। बेसिक लेवल से जोड़ के देखेंगे, सारे पॉइंट आपके क्लियर हो जाएंगे। चौथा हो गया। पांचवा हम लोग बात करेंगे जो बैंक कर्मी हैं, बैंक कर्मियों के क्या किया जाएगा? वेतन को समान किया जा सकता है। बैंक कर्मियों के वेतन को समान किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। तो उम्मीद करता हूं कि ये पांचों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। बैंक कर्मचारियों के वेतन में समानता से आशय है कि कई सारी बैंकों को मिलाकर एक किया जाएगा, तो जितनी भी उसकी ब्रांचेज होंगी, जैसे आप लोग एक एग्जांपल के तौर पर देखिए कि अगर क्या नाम से पीएनबी में, पंजाब नेशनल बैंक में ओबीसी का क्या हुआ है? मर्ज किया गया है। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का अगर मर्ज किया गया है तो उसमें क्या होता है कि जो अलग से बैंक है ओरिएंटल बैंक, उस बैंक के जो कर्मचारी होंगे उनकी सैलरी अलग होगी, पीएनबी की अलग होगी। तो जब इसका मर्ज कर दिया जाएगा, बैंक बनी रहेगी, ब्रांच बनी रहेगी, लेकिन वो पीएनबी से जुड़ जाएगी। ठीक, तो उसमें जो कर्मचारीगण होंगे उनके वेतन अर्थात सैलरी में क्या किया जा सकता है? समानता की जा सकती है। तो इस तरह से
बैंक कर्मियों के वेतन को समान किया जा सकता है, यह भी एक तरह का क्या है, लाभ ही है। आइए बात करेंगे इसकी हानियों के बारे में। ये 4 5 पॉइंट बताने की मैंने कोशिश की, उम्मीद करता हूं कि सब आप लोगों का क्लियर हुआ होगा। आइए अब बात करेंगे कि हानि क्या क्या हो सकती है। हानि इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे। देखिए आप लोग अगर यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोगों को क्या आ सकता है कि बैंकों के विलय की आलोचनात्मक परीक्षा कीजिए या आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए या विवेचना कीजिए, आलोचनात्मक टिप्पणी कीजिए। तो आलोचनात्मक का मतलब यह है कि आपको इसके लाभों को भी बताना पड़ेगा और साथ ही इसकी हानियों को भी बताना पड़ेगा। आप इसकी बड़ाई भी करें और इसकी क्या करें, हानियों को भी बताएं, आलोचना भी करें। तो इसलिए लाभ और हानि सही तरीके से समझने की क्या है, जरूरत है। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक, आइए हानियों के बारे में हम लोग बात करते हैं कि अगर बैंकों का विलय किया जाता है तो इससे हानियां क्या क्या हो सकती हैं। तो उसमें इंपॉर्टेंट है, समझते हैं। सबसे बड़ी बात, जब क्या आएगा, इकोनॉमिक इमरजेंसी आएगा, आर्थिक संकट अगर आ गया भारत में, जिस भी कंट्री में हो, मैं भारत को ही नहीं बोलूंगा, किसी भी कंट्री में मान लीजिए बड़ी बैंकों का विलय हुआ और अचानक से ऐसा होता है जैसे 1991 में भारत में आया था आर्थिक संकट, उसी तरह से आर्थिक संकट अगर आ जाए तो जो बड़ी बैंकें होती हैं उनमें जोखिम का क्या होता है, ज्यादा संभावना होती है, क्योंकि वहां पूंजी बहुत ज्यादा जमा के रूप में आई होती है कस्टमर द्वारा। और जब आर्थिक संकट आता है तो वो सारी की सारी पूंजी डूबने की क्या होती है, डूबने के कगार पर होती है और उसकी शंका बनी रहती है। तो इसलिए आर्थिक संकट के समय सबसे ज्यादा जोखिम जो होता है वह बड़ी बैंकों में होता है। मर्ज होने पर बैंकें बड़ी ही बनाई जाती है। तो ये सबसे पहला पॉइंट है, इसे लिखेंगे। क्या है, आर्थिक संकट में बड़े बैंकों को अधिक जोखिम। आर्थिक संकट के समय बड़े बैंकों को ज्यादा जोखिम। ठीक, ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अब बात करेंगे हम लोग कि दूसरे पॉइंट में क्या होगा, अगर विलय किया गया तो इससे क्या होगा, विकेंद्रीकरण होगा, जिससे क्षेत्रीय लाभ पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। विकेंद्रीकरण का मतलब है कि बैंकें जो होंगी वो एक जगह ना होकर कई जगह फैलाई जाएंगी उनके ब्रांच के रूप में। तो जो क्षेत्रीय लाभ होता था, क्षेत्रीय लाभ का मतलब यह है कि पूरी तरह से जो जनता होती थी, बैंकों पर डिपेंड होती थी, वह उतना बिलीव भी नहीं कर पाएगी। अगर एक बैंक का मर्ज दूसरे बैंक में किया जा रहा है तो आम जनता, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अनएजुकेटेड पर्सन, जो गांव में लोग होते हैं, सबको नहीं बोल सकते लेकिन जो लोग होते हैं ऐसे, उनमें क्या हो सकता है, विकेंद्रीकरण की भावना को वो लोग समझ नहीं पाएंगे और डर जाएंगे कि बैंकें क्या हो रही है, डूब रही है। तो इस तरह से क्षेत्रीय लाभ भी नहीं मिल पाएगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग, विकेंद्रीकरण होगा, क्षेत्रीय लाभ समाप्त हो जाएगा। विकेंद्रीकरण होगा, क्षेत्रीय लाभ समाप्त हो जाएगा। ठीक, क्षेत्रीय लाभ समाप्त हो जाएगा। देखिए इकोनॉमिक्स है ना, जो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, खास करके उसका जब बैंकिंग क्या होता है, सेक्टर स्टार्ट होता है, बैंक से रिलेटेड जितने भी वीडियो आएंगे ना, आप लोग एकदम चुटकियों में उसे सॉल्व करेंगे। कैसे, क्योंकि मैं एकदम बेसिक लेवल से आप लोगों से जोड़कर चीजें बताने की कोशिश करता हूं। कभी सब्जेक्ट के तौर पे लेकर मत पढ़ा करिए, आप लोग एकदम आम आवश्यकताओं के रूप में लेकर पढ़िए कि बैंकों से, देखिए अब जैसे मैं बैंकों का विलय बता रहा हूं तो इसमें से मुझे नहीं लगता कि आप लोगों में से किसी का भी ऐसा, कोई भी ऐसा व्यक्ति अथवा स्टूडेंट होगा जिसका अकाउंट नहीं होगा, सबका अकाउंट होगा। तो मैं जो चीजें समझा रहा हूं वो अपने ऊपर लेके समझने की कोशिश करिएगा कि मेरे ऊपर बैंकों के विलय का क्या प्रभाव पड़ सकता है, ठीक, और मुझे क्या प्रॉफिट हो सकता है, क्या लाभ हो सकता है। तो सारी चीजें आपके माइंड में सेट हो जाएंगी खुद ब खुद। ठीक, तो आइए तीसरे पॉइंट के बारे में हम लोग बात करते हैं। तीसरा पॉइंट है जो, वह क्या है, बैंक कर्मचारियों की तकनीकी स्तर पर चुनौती बढ़ेगी। हाँ सही बात है, बैंक कर्मचारियों की
बैंक कर्मचारियों की तकनीकी स्तर पर चुनौती बढ़ेगी। अब देखिए इसका क्या आशय है कि अगर बैंकों का मर्ज किया जाएगा तो इसमें जो कर्मचारी होंगे उनकी तकनीकी स्तर पर, टेक्निकल इश्यूज पर क्या होगा, चुनौतियां बढ़ेंगी। क्यों? क्योंकि बहुत सारे कस्टमर्स की भीड़ लगेगी और कर्मचारियों की संख्या सीमित हो सकती है। क्यों? क्योंकि बैंकों का क्या होगा, विलय कर दिया जाएगा। तो इस तरह से इनकी तकनीकी स्तर में चुनौतियां बढ़ सकती हैं, प्रेशर ज्यादा हो सकता है। ठीक, आइए, तो इस तरह से 3 हानि मेरे हिसाब से सही है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई हानियां होंगी। अगर हानि होती है तो वो भी आप लोग किसी अदर बुक से पढ़ के समझने की कोशिश करेंगे। आइए अब हम लोग बात करेंगे कि इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। अब बात आती है हमारे और आपके बारे में, क्योंकि हम आप बैंक के कस्टमर हैं। ठीक, देखिए वीडियो के लास्ट तक रहिएगा, आप लोग भागिएगा मत, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं बताने वाला हूं कि बैंकों का मर्ज कब कब किया गया, और जो 2020 में 10 बैंकों का मर्ज किया गया है, विलय किया गया है, काफी इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन बनेगा तो मैं एक एक करके चीजें लिखूंगा, आपको याद करना है। तो वीडियो को बीच में छोड़ के मत जाइएगा, वरना सारा वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है, आइए अब बात करते हैं विलय का प्रभाव। अब आई हमारे और आप पर बात। देखिए आपको बैंक से क्या मिलता है, चेकबुक मिलता है, IFSC कोड मिलता है। ठीक है, और इस तरह से इन चीजों पर क्या होगा, इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं, तो उसे हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर 2 बैंकें हैं, कोई भी बैंक मान लीजिए, एक बैंक है और एक दूसरी बैंक है, तो दोनों का जो IFSC कोड होगा वह क्या होगा, अलग अलग होगा। लेकिन जब उनका मर्ज कर दिया जाएगा, एक बड़ी बैंक एक बना दी जाएगी, तो दूसरी बैंक का IFSC कोड चेंज होकर बड़ी बैंक वाला ही आप पर भी अप्लाई हो जाएगा। तो ये तो डायरेक्ट प्रभाव पड़ा ना हम आप पर, क्योंकि हम जैसे कि आप लोग कहीं भी जॉब वगैरह करते हैं तो वहां अपना अकाउंट देते हैं, अकाउंट लिंक करवाते हैं, तो बैंकों में जो पैसा आता है वो IFSC कोड के माध्यम से ही आता है। ठीक है, तो IFSC कोड चेंज होगा तो इससे आम जनता पर भी इफेक्ट पड़ सकता है। क्या होगा कि जो सैलरी वगैरह उन्हें मिलती है वह रुक सकती है। तो इस तरह से जैसे ही बैंकों का विलय हुआ है, आप सबका जितने लोगों का अकाउंट उन बैंकों में था जिनका विलय हुआ है, तो आप सब वहां जाएंगे और जाकर वहां से क्या करेंगे कि चेंज करवा लेंगे अपना IFSC कोड। उसके लिए अब बात करेंगे चेकबुक। तो जो चेकबुक आपको दी जाती है वो उसी बैंक की दी जाएगी जिसमें आपका अकाउंट है, लेकिन जब उसका मर्ज बड़ी बैंक में किया गया तो चेकबुक भी क्या होगा, चेंज होगा, लेकिन वह चेकबुक 6 महीने तक वैध माना जाएगा। यह प्रावधान किया गया था कि जब बैंकों का विलय होना था तभी, कि जो चेकबुकें हैं प्रोवाइड की गई हैं कस्टमर्स को, वो 6 महीने तक वैलिड रहेंगी। तो आप 6 महीने के अंदर उनका क्या करें, पूरी तरह से यूज कर लें और नई चेकबुक अपनी इशू करवा लें। ठीक, इससे यह भी लाभ हो सकता है कि आपका मान लीजिए कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपका क्या है, अकाउंट है, तो भारत की सबसे बड़ी बैंक कौन सी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। दूसरी सबसे बड़ी बैंक पंजाब नेशनल बैंक बन गई है 2020 से, जब से इसमें विलय किया गया ढेर सारी बैंकों का। ठीक, तो मान लीजिए इन दोनों में से किसी में आपका अकाउंट है और आपको चेकबुक लेना है, तो इससे लाभ देखिए आम जनता का क्या है कि चेकबुक कहां से मिलती है, जिस बैंक में आपका अकाउंट है उसकी किसी भी ब्रांच से आप चेकबुक प्राप्त कर सकते हैं। तो आप जहां रह रहे हैं अपने सीमित क्षेत्र में, पास के क्षेत्रों में, उस बैंक से रिलेटेड अगर आपको ब्रांच मिल गई तो आप क्या करेंगे, चेकबुक वहां से इशू करवा सकते हैं। तो चेकबुक के लिए 6 महीने का प्रावधान किया गया। ठीक है, अब बात करेंगे आगे, बड़ी बैंक की शाखा भी हम लोगों ने देख लिया। अब बात आती है जो हम लोग फिक्स डिपॉजिट करते हैं, FD, वो किसी तरह से प्रभावित नहीं होगा। जिस तरह से जिस % पर आपने वहां जमा किया था वह आपको पूरी तरह से मिलता रहेगा। आप लोगों ने अगर कोई लोन लिया है तो उस पर जो इंटरेस्ट लग रहा है वह भी पूरी तरह से आपका वही लगेगा, लेकिन आपको बैंकों के विलय के बाद वहां पर जाकर एक फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये सारी प्रक्रियाएं होंगी। आइए देखने की कोशिश करते हैं। एक सबसे बड़ी बात आती है कि ATM और जो क्रेडिट कार्ड होता है इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। इस पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये जैसे कार्य कर रहा था उसी तरह से कार्य करेगा। हाँ, बैंकों के अकाउंट नंबर में आपके चेंजेस किए जा सकते हैं, जैसे कि PNB में 15 अंकों का अकाउंट नंबर होता है, लेकिन अगर वही हम लोग OBC के बारे में बात करें, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, तो उसमें 16 अंकों का होता है। तो अगर इसका मर्ज किया जा रहा है तो
उसमें क्या हो सकता है कि इन दोनों के अकाउंट नंबर को मर्ज करने के लिए पंजाब नेशनल बैंक का अकाउंट नंबर आप लोगों को दिया जा सकता है। तो इस तरह से सारे चेंजेस हो सकते हैं। प्रभाव के बारे में लिखेंगे। पहला प्रभाव, ठीक है, 3-4 हैं। क्या है? नई चेकबुक लेनी पड़ेगी। ठीक, और उसके बाद हम लोगों ने किसके बारे में बात की थी? चेकबुक के बाद IFSC बदल जाएगा। ठीक, उसके बाद हम लोगों ने क्या बात की? बड़ी बैंक की शाखाएं बढ़ेंगी। बड़ी बैंक की शाखाएं क्या होंगी? बढ़ेंगी। उसके बाद हम लोगों ने क्या बात की? चौथे पॉइंट की, और वह क्या थी? ATM क्रेडिट कार्ड में कोई चेंजेस नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं। अकाउंट नंबर बैंक के हिसाब से चेंज भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो सॉरी, उम्मीद करता हूं कि प्रभाव भी आप लोग सही तरीके से समझ गए होंगे। ये यार बेसिक चीजें हैं, आप अपने से पढ़ के समझ सकते हैं। ठीक, आइए अब हम लोग बात करते हैं बैंकों का विलय। तो जो 2020 में जो विलय हुआ, इसकी डेट याद रखना जरूरी है। तो 4 मार्च 2020 को क्या हुआ था कि कैबिनेट स्तर की मीटिंग बुलाई गई थी और उसमें यह पारित किया गया। निर्मला सीतारमण जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने बताया कि 1 अप्रैल 2020 से 10 बैंकों का क्या कर दिया जाएगा? विलय करके 4 बैंकें बना दी जाएंगी। तो इस तरह से कुल 12 राष्ट्रीयकृत बैंकें भारत में वर्तमान में हैं। ये डेट याद रखेंगे कि 4 मार्च 2020 को कैबिनेट ने क्या किया? यह प्रस्ताव पारित किया और उसके बाद 1 अप्रैल 2020 को यह विलय हुआ। मैंने बताया था आप लोगों को कि 2017 में मोदी सरकार में 3 बार विलय हुआ। स्टार्टिंग में वीडियो की मैंने बात की थी। पहला विलय 1 अप्रैल 2017, दूसरा विलय 1 अप्रैल कब? 2019, तीसरा 1 अप्रैल 2020। तो ये सारी जो विलय हो रही है 1 अप्रैल को ही क्यों हो रही है? नया साल तो शुरू होता है जनवरी में, लेकिन जो हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, वित्तीय वर्ष भारत में, वह 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है, 1 वर्ष। उसी के बीच में आपको बजट की भी सारी प्रक्रियाएं दी जाती है, सारी चीजें की जाती है। ठीक, मतलब जो वित्तीय वर्ष भारत में होता है वह 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है। ये चीज आप लोग याद रखेंगे, छोटे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। छोटी चीजें हैं, लोग ध्यान नहीं देते। ठीक, आइए अब बात करेंगे विलय। तो मोदी सरकार में विलय, मोदी सरकार में 3 बार विलय। मोदी सरकार में विलय। आइए बात करेंगे पहला विलय। पहला विलय 1 अप्रैल 2017 को। इसमें जो विलय किया गया वह किसका किया गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में विलय किया गया। कुल कितनी बैंकों का? कुल 6 बैंक का। ठीक, चलिए एक एक करके देखते हैं कि 2017 में किन बैंकों का विलय हुआ। स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर पहली बैंक थी। दूसरी बैंक कौन सी थी? स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद। तीसरी बैंक कौन सी थी? स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, मैसूर। चौथी बैंक कौन सी थी? स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ
त्रावणकोर, और अंतिम बैंक कौन सी थी? स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला। तो यहां आपको एक चीज देखने को मिलेगी, इसमें स्टेट बैंकों का ही विलय किया गया था, ठीक है, जो क्या थी? बीकानेर और जयपुर, हैदराबाद, मैसूर, त्रावणकोर, पटियाला, इनका विलय 2017 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कर दिया गया था। उम्मीद करता हूं ये सही तरीके से याद होगा, रिवीजन करके याद करेंगे, वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं इसे रफ करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। आइए पहला विलय हम लोगों ने देखा, दूसरा विलय, दूसरा विलय कब किया गया? 2019 में, यह भी 1 अप्रैल को ही हुआ, ठीक। इसमें किस बैंक में किसका विलय किया गया? बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय किया गया कुल 2 बैंकों का। कौन कौन सी बैंक थी हमारी? वो थी विजया बैंक और देना बैंक। विजया बैंक और देना बैंक, ये 2 बैंकें थी जो 2019 में इनका विलय किया गया। उम्मीद करता हूं याद हो गया होगा। अब बात करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कौन सा? 2020 वाला विलय। इसमें 4 बड़ी बैंकों में विलय किया गया, कुल 6 बैंकों का। तो इस तरह से कुल 10 बैंकों का विलय किया गया। तीसरा विलय 1 अप्रैल 2020 को किया गया। चलिए, इसमें कोई एक बैंक निर्धारित नहीं थी, कुल 4 बड़ी बैंकों में विलय किया गया। तो इसमें जो पहली बैंक थी, एक एक करके याद करेंगे हम लोग। पहली बैंक कौन सी थी हमारी? तो वह पीएनबी थी, पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी। इसमें किन बैंकों का विलय किया गया वो हम लोग देखेंगे। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, जिसे ओबीसी बोलते हैं, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एक बैंक, और एक यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, ठीक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। तो पीएनबी में 2 बैंकों का विलय किया गया है 2020 में। दूसरी बैंक आती है कौन सी? कैनरा बैंक, जिसे हम लोग केनरा बैंक बोलते हैं। इस बैंक में कितनी बैंकों का विलय हुआ? तो 1 बैंक का, और वह कौन सी है? सिंडिकेट बैंक। याद रखेंगे, सिंडिकेट बैंक का विलय केनरा बैंक में हुआ। अब जितनी बैंकों का मैं नाम लिखूंगा, अगर इन सब में आप सबका अकाउंट होगा तो आप लोग, उम्मीद करता हूं कि चेंजेस करवा चुके होंगे जो जो हुआ, क्योंकि यह 2020 में ही हो गया था। तीसरी बैंक कौन सी है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इसमें किसका विलय किया गया? तो आंध्र बैंक और कारपोरेशन बैंक। आंध्र बैंक और कॉरपोरेशन बैंक, इनका विलय किया गया किसमें? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। चौथे बैंक के बारे में बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट है, तो वह है इंडियन बैंक। क्या? इंडियन बैंक। और इसमें किसका विलय किया गया? तो इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में किया गया है। किसका? इलाहाबाद बैंक का विलय। मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि इन जिन बैंकों का विलय हुआ है,
यह सारी राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, नेशनलाइज बैंक हैं, जिसे हम लोग सरकारी बैंक कहते हैं। तो यह सरकारी बैंकों का विलय सरकारी बैंकों में ही किया गया है। क्यों? जिससे कि इनमें आर्थिक रूप से मजबूती आए, कस्टमर्स का बिलीव बढ़ सके। तो आइए एक बार रिवीजन करते हैं कि 2020 में किस बैंक का विलय किसमें हुआ। पीएनबी में ओबीसी मतलब ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया, यूबीआई यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी में ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक का, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आंध्र बैंक कारपोरेशन बैंक का, आंध्र बैंक कारपोरेशन बैंक, इन दोनों का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में किया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट है इंडियन बैंक, जिसमें इलाहाबाद बैंक का क्या हुआ, मर्ज किया गया। तो उम्मीद करता हूं कि यह सारे विलय आप लोग सही तरीके से समझ गए होंगे। एक इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं आप लोगों को बता दूं, कई बार बोल चुका हूं, प्रेजेंट टाइम में इन सबके विलय के बाद भारत में कुल 12 राष्ट्रीयकृत बैंकें क्या हैं, कार्यरत हैं। ठीक, तो उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो काफी बड़ा हो चुका है, तो उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आप लोगों को बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि कोई भी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखें, पढ़ाई लिखाई करते रहें।